नमस्कार आप सभी को। आज हम पाठ संख्या 20 में राशि के गुण स्वरूप में धनु से लेकर मीन तक पढ़ेंगे। अर्थात राशियों की आकृति चिन्ह से हम जातक के व्यवहार, उसके आचार विचार, उसके कर्म करने की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करते हैं। क्या जो ये राशियों के गुण स्वरूप हैं इसी के अनुसार प्रत्येक जातक का स्वभाव होता है, या जो इनके गुण स्वरूप है उससे कुछ अलग भिन्न होता है? तो हम इसी को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी पत्रिका को देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो जो हमने यहाँ पर राशि के गुण स्वरूप को पढ़ा है और जब हम इसी गुण स्वरूप के अनुकूल उस जातक को बताते हैं तो क्या हमें सामने से भी वह उत्तर प्राप्त होता है कि हमारा स्वभाव, गुण स्वरूप, हमारी काम करने की प्रवृत्ति भी ऐसी है? तो हम इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो पीछे की पाठ संख्या 19 में हमने सिंह से लेकर वृश्चिक तक पढ़ा था। उससे पहले हमने मेष से लेकर कर्क तक पढ़ा था। आज हम 9 नंबर की राशि धनु को समझते हैं कि धनु की प्रवृत्ति क्या है, इसकी काम करने की प्रवृत्ति क्या है, उसे समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि धनु की आकृति, इसका जो पूर्वार्ध है और जो दक्षिणार्ध है, इसके पूर्व भाग में मनुष्य की आकृति है और वो धनुष ताने हुए तैयार बैठा है। और यदि हम इसके पश्चिम भाग की बात करें तो उसमें हमें एक घोड़े की आकृति मिलती है। तो बहुत सारे विद्वानों ने इसे द्विपद माना और बहुत सारे विद्वानों ने इसे चतुष्पद माना है। तो हम किसी भी संशय में नहीं पड़ेंगे कि हम इसे द्विपद माने या चतुष्पद माने। तो हम गणित जानते हैं और हमने पीछे अध्ययन भी किया है कि एक राशि का मान 30 डिग्री होता है और हमें यहाँ 2 है तो हम इसे 2 से भाग दे लेंगे। तो जब हम इसे 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 15 अंश, अर्थात जो इसका आधा भाग होगा पूर्व वाला उसे हम द्विपद मान लेंगे और जो इसका पीछे वाला 15 से 20 अंश 30 अंश तक भाग होगा उसे हम चतुष्पद मान लेंगे, अर्थात घोड़े की आकृति वाला। तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं, हम किसी विवाद में नहीं पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसका प्रयोग फलित ज्योतिष में, जब हम प्रश्न शास्त्र की बात करते हैं तो वहाँ इसका बहुत प्रयोग आता है। और जब हम इसे समझकर किसी जातक को जवाब देते हैं, उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो हमें वहाँ समझ में आता है कि हाँ, इसके अनुसार जातक की प्रवृत्ति होनी चाहिए और इसके अनुसार इस प्रश्न का ऐसे हम उत्तर दे सकते हैं। तो हमने यहाँ समझ लिया कि इसके द्विपद में अर्थात पहले 15 अंश तक जब किसी राशि में कोई ग्रह स्थित होता है तो इसकी महत्ता और बढ़ जाती है, अर्थात इसकी महत्ता और बढ़ जाएगी। और वो ग्रह उस राशि में किस अंश पर स्थित है, क्या वो 1 से लेकर 15 अंश तक स्थित है, तो वो धनु राशि में यदि स्थित है तो वो द्विपद में चला जाएगा। और यदि वो 15 से 30 अंश के बीच में है तो वो चतुष्पद में चला जाएगा। तो आप इसे अपने विवेक से जिस प्रकार समझना चाहें उस प्रकार आप समझ सकते हैं। आप इसे मानना चाहें तो आप इसे द्विपद भी मान सकते हैं या फिर चतुष्पद भी मान सकते हैं, या फिर जैसे हम मानते हैं पहले 15 अंश तक द्विपद और फिर 15 से 30 अंश तक चतुष्पद, आप उस प्रकार भी मान सकते हैं। अब हम इससे क्या जान सकते हैं? तो हमने पढ़ा कि इसके पहले 15 अंश तक मनुष्य तीर ताने हुए तैयार है। तो हम इस यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है? युद्ध की, कि वो वार करने के लिए, सामने वार करने के लिए रेडी है, बिल्कुल तैयार है। उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो वार करेगा। तो क्या, और धनु राशि तो गुरु की राशि है, क्या गुरु का तो ये प्रभाव नहीं है? तो हमने क्यों कहा कि आप राशि के गुण स्वरूप को समझिए। जैसे कोई देखता है कि ये तो धनु राशि है, गुरु की राशि है, जातक सौम्य होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, नहीं। आप इस राशि की प्रवृत्ति को समझिए कि राशि क्या कहना चाहती है। तो हमने पीछे धनु राशि के बारे में पढ़ा था कि ये क्रूर राशि है, पुरुष राशि है, विषम राशि है, क्षत्रिय वर्ण की राशि है, अग्नि तत्व राशि है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि एक पुरुष है, वो बाण ताने हुए तैयार है। तो हम कह नहीं सकते कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े की बात हो सकती है। जातक
क्षत्रिय वर्ण का है, तो हम यहाँ समझ सकते हैं, लड़ाई झगड़े की बात हम कर सकते हैं। पर यहाँ पर हम लड़ाई झगड़े में वो बात करें क्योंकि ये गुरु की भी राशि है, तो न्यायपूर्वक, ये अन्याय की बात नहीं करेगी। यदि किसी को लड़ाई झगड़े में जैसे राजा की प्रवृत्ति होती है दंड देना, तो वो न्यायपूर्वक देगा, अन्याय की बात नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो स्वामी है वो गुरु है, वो न्याय में रहकर बात करता है। और पीछे जो इसका 15 से 30 अंश तक चतुष्पद राशि है, अर्थात घोड़ा, घोड़े के प्रेत्व को आप समझ सकते हैं, वो निरंतर तैयार रहता है, भागने के लिए तैयार है। तो जो घोड़े के गुण है आप उससे भी समझ सकते हैं, और जो हमने 15 अंश तक समझा आप उससे भी समझ सकते हैं। बस आपको इन राशि की आकृति को ध्यान में रखना है। जब आपको आकृति ध्यान में रहेगी तो आपके दिमाग में स्वयं से आ जाएगा कि इस राशि का क्या गुण होगा, क्योंकि जब हम किसी भी पत्रिका का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें भाव में क्या मिलती है, राशि, और उसी राशि के अनुसार जातक का व्यवहार कर्म करने की प्रवृत्ति होती है। और जब उस राशि में कोई ग्रह स्थित होता है या उस राशि के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि होती है उस भाव पर, तो उसके अनुसार उसमें क्या परिवर्तन होगा। जब हम आगे यहाँ पर राशि की जगह ग्रहों के गुण स्वरूप समझेंगे तो हमें तब समझ आएगा कि अब इस ग्रह का ये प्रभाव है, तो उसके अनुसार उसके फल कथन में क्या परिवर्तन होगा उसे हम आगे समझते रहेंगे। तो हमने धनु को जाना, अब हम मकर को पढ़ लेते हैं। इसके भी, क्योंकि ये हमारी 2-3 राशियां ही ऐसी हैं जिसमें हम पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की बात करते हैं, अर्थात 15-15 अंश की बात करते हैं, और 2-3 राशियों में हमें कुछ भेद मिलता है जहाँ पे विद्वानों ने अपना अपना मत रखा है। कोई द्विपद मानता है, कोई चतुष्पद मानता है, कोई अपद मानता है, कोई विपद मानता है, कोई उसे द्विपद मान लेता है। तो इसी को हम समझते हैं। अब मकर राशि क्या है, मकर राशि में भी इसका जो पहले 15 अंश है उसमें हमें हिरण की आकृति मिलती है, और जो 15 से 30 अंश है उसमें क्या है, मगरमच्छ। तो आप इन दोनों की प्रवृत्ति को समझें। मगरमच्छ को यदि आप समझते हैं तो मगरमच्छ का क्या गुण है। मगरमच्छ साफ जल में भी रहता है और गंदे जल में भी रहता है, और अधिक वो गंदे जल में रहना पसंद करता है, और वो शांत आलस्य से पड़ा रहता है, अपने शिकार की प्रतीक्षा करता है कि जब उसे पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है, आश्वासन हो जाता है कि यदि अब मैं वार करूंगा तो ये बच नहीं पाएगा, तो वो तभी वार करता है। इसी प्रकार आप मकर राशि से इस जातक की प्रवृत्ति को समझ सकते हैं कि जब उसे पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि यदि मैं अब काम करता हूं तो ये मेरा काम पूर्ण रूप से संपन्न होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं आएगा। यदि कोई अड़चन भी आता है तो मैं उसे इस प्रकार निकाल सकता हूं। जब उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है तब वो काम करने के लिए तैयार होता है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं। पर इससे हमने क्या समझा, इसका स्वामी शनि है, बहुत धीरे चलता है, और यहाँ पर हिरण है, वो आलस्य से भी रहता है। तो हमें इस चीज़ को भी समझना होगा। और उसी के साथ हमने क्या समझना है कि जब ये किसी भाव में स्थित होगी राशि, तो उस राशि पर किस ग्रह का प्रभाव है, किस ग्रह की युति है, किस ग्रह की दृष्टि है, तो उससे इस राशि के फल में कुछ परिवर्तन होता है। तो हमने मकर को जाना। तो जब हमारी अब कुंभ राशि है तो हमें कुंभ राशि में क्या आकृति मिलती है, इसमें हमें आकृति मिलती है एक घड़ा। पर ऐसा नहीं है, हम मकर में कुछ बताना चाहते हैं। इसे बहुत सारे आचार्यवर हमारे उन्होंने लिखा हुआ है, कोई इसे अपद राशि मानता है, कहता है कि मगरमच्छ के पांव दिखाई नहीं देते, तो इसलिए इसे कोई अपद मान लेता है मकर राशि को, और कोई कहता है इसे चतुष्पद है। तो आप किसी भ्रम में नहीं डलेंगे, हम इसे स्वयं से चतुष्पद मानते हैं, क्योंकि मगरमच्छ के भी 4 पांव होते हैं और हिरण के भी 4 पांव होते हैं। और कहते हैं कि हिरण के पांव दिखते हैं, मगरमच्छ के पांव नहीं दिखते, इसलिए इसे अपद राशि मानते हैं। और मकर राशि को विशेष रूप से मगरमच्छ के चिन्ह में ही दिखाया जाता है।
तो आप इसे अपने विवेक से मान सकते हैं। और मकर राशि तो जल में रहना, तो ऐसे जहाँ तक जल के समीप काम करना पसंद करते हो। तो हमने मकर को समझ लिया, अब कुंभ को समझते हैं। जो इसकी आकृति है उसमें हमें एक घड़े की आकृति दिखाई जाती है, अर्थात कुंभ की। पर जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है वो ऐसा नहीं है। शास्त्रों में लिखा गया है कि एक पुरुष के सर के ऊपर घड़ा है, घड़े में कहीं से छेद है जिससे उसमें से पानी निकल रहा है, और वो उसके पूरे कपड़ों को भिगोता हुआ वो पांव तक जा रहा है, जिसकी वजह से वो जहां जहां पांव रखता है उसके पैर के चिन्ह दिखाई नहीं देते। तो इसलिए बहुत सारे आचार्य वर्ग ग्रंथों में लिखा हुआ है। कोई इसे द्विपद राशि मानता है कि मानव साइन बताया गया है, और कोई इसे अपद राशि मानता है, अपद को विपद भी कहते हैं। तो इसे आप द्विपद मान सकते हैं। ये अब आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप इसे द्विपद माने या चतुष्पद। जैसे जैसे आप अध्ययन स्वयं से करते हैं आपको स्वयं से समझ में आएगा कि हम इसे द्विपद माने या अपद माने। हम इसे द्विपद मानते हैं, आपको जैसे आप सुविधा अनुसार जो आप जिसमें आपको रिजल्ट मिले आप वो मान सकते हैं। यहाँ पर मिट्टी की बात हो रही है क्योंकि घड़ा है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं क्या जहाँ तक ऐसी जगह कोई काम करता हो मिट्टी से संबंधित जहाँ पर इसका प्रयोग होता हो, तो हम इससे समझ सकते हैं कि क्या है जो इस राशि का स्वभाव होगा, गुण स्वरूप होगा, उसी अनुसार जातक की कर्म करने की प्रवृत्ति होगी। हमने कुंभ को समझा। अब जो हमारी ये मीन राशि है, मीन राशि की आकृति क्या मिलती है कि दो मछली एक दूसरे की तरफ मुख कर कर है, अर्थात आप इसे आकृति को ऐसे समझ सकते हैं। ये हमसे अच्छे से ना बन पाया हो पर आप इसे ऐसे समझ लीजिए समझने के लिए कि ये दो मछली है, यहाँ पर इसका मुख है और यहाँ पर इसका मुख है। जहाँ पर इसकी पूंछ है इधर इसका मुख है, और जहाँ इस वाली मछली की पूंछ है यहाँ इसका मुख है। एक दूसरे की तरफ पूंछ कर कर है। तो इसलिए आप इसे अपने उससे विवेक से समझ सकते हैं कि हम इसे क्या कहें। इसे हम अपद माने विपद माने वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप इसे अपद भी मान सकते हैं विपद भी मान सकते हैं, पर बहुत जगह इसके लिए बहुपद लिखा, बहुत जगह इसके लिए द्विप अपद लिखा गया है। अब ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप इसे अपद मानना चाहते हैं या बहुपद मानना चाहते हैं। तो अब आपको जैसे उचित लगेगा आप उस अनुसार मान सकते हैं। अब ये मीन राशि है और यहाँ पर मछली की बात हो रही है, तो मछली से आप समझ सकते हैं हमारे शास्त्रों में मत्स्य अवतार की बहुत चर्चा है, मछली के विषय में बहुत लिखा हुआ है। तो आप इसे यहाँ धर्म से जोड़कर भी समझ सकते हैं। यहाँ धार्मिक की बात होती है, धर्म की बात होती है, कर्म की बात होती है, और जो इसका स्वामी है वो गुरु है, तो गुरु की प्रवृत्ति भी धार्मिक है। तो आप इससे समझ सकते हैं। और बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो अपने पूजा स्थान में मछली, चांदी की मछली रखते हैं, घर में मछली रखते हैं। जब घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं तो मछली का दर्शन करके निकलते हैं। तो इसे आप अपने विवेक से समझ सकते हैं, आप इसे जो मानना चाहें, पर इसकी जो प्रवृत्ति है आप उसे समझे कि इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसका जो गुण स्वरूप है राशि का, उसके अनुसार जब हम उस गुण स्वरूप को समझकर किसी जातक को बताएंगे और हमें सामने से रिजल्ट मिलता है, तब हमें समझ आता है कि इसमें कितनी गहराई है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है उसमें कितनी गहराई है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को क्रम से देखना है। यदि आपने पाठ संख्या 19 देखा होगा तो आपको 20 में बहुत आनंद आया होगा, क्योंकि आप 19 तक समझते हुए आए हैं। जो इसका हमने बेस था वो आप वहां से समझते हुए आए हैं। तो इसलिए उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छा लगता होगा। यदि आपको पाठ अच्छा लगता हो तो आप इसे अपने व्हाट्सएप पर मित्र बंधु प्रियजनों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके शेयर करने से वो भी ज्योतिष को गहराई से और जो इसका रहस्य है उसे समझ पाएंगे, और वो भी अंधविश्वास से दूर रहेंगे, किसी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। तो
तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको पाठ अच्छा लगता होगा। यदि किसी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट है या वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमारे मन में भी एक उत्साह बना रहता है कि हम प्रयास करें कि जल्द से जल्द आपको नित्य एक वीडियो तो ज्योतिष के विषय से संबंधित देते रहें, जिससे कि आपके ज्योतिष के ज्ञान में कुछ वृद्धि होती रहे और आप किसी अंधविश्वास में ना पड़े। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।